हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th के सॉल्यूशन में आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। हमें इन स्टेटमेंट्स को या तो कंटेन्ड इन या प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है वो लगाना है, या डज नॉट कंटेन इन का सिंबल लगाना है। मतलब पहले सेट का हर एलिमेंट अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट होगा तो ये वाला सिंबल लगा देंगे, और ऐसा नहीं होगा तो ये वाला सिंबल लगा देंगे। तो चलो, सबसे पहला पार्ट है 2,3,4, और इधर है 1 2 3 4 5। तो क्या पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है? तो है 2 3 4, यहाँ पर भी है 2 3 4, यहाँ पर भी है। तो यानी कि ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो 2 3 4 इज कंटेंट इन 1 2 3 4 5। फिर ए बी सी बी सी डी, तो इसके पास ए है पहले वाले सेट के पास, दूसरे के पास नहीं। तो यानी कि पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट के पास नहीं है, तो इसमें ये वाला सिंबल लगा देंगे। फिर तीसरा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा सेट है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो दूसरे सेट में लिखा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब एक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का जब कलेक्शन लिखोगे सारे स्टूडेंट्स का, तो उसमें क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स भी तो आ जाएंगे ना। तो मतलब कि पहले वाले सेट का, क्लास 11th वाले सेट के हर एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट होगा, या हर स्टूडेंट इस सेट में भी प्रेजेंट होगा। तो यानी कि ये इसका सबसेट होगा। ठीक है। फिर है एक्स इज अ सर्किल इन अ प्लेन, ये पहला है। और दूसरा है एक्स इज अ सर्किल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो जरा सोचो, तो पहले वाले में एक प्लेन में, यही जो आपको प्लेन दिख रही है अपनी स्क्रीन की, उसी प्लेन को सोच लो। तो पहले वाले में एक प्लेन में प्रेजेंट हर सर्किल है, और दूसरे वाले में उसी प्लेन में सर्किल है लेकिन उसका रेडियस 1 है। तो इसमें तो रेडियस कुछ भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है, 2.5 यूनिट भी हो सकता है इस वाले सेट में, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं? रेडियस 1 यूनिट वाले। तो क्या इसका हर एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होगा? नहीं, इसके पास तो ज्यादा चीजें, इसके पास तो 2 3 4 ये सब रेडियस वाले भी सर्किल हैं, तो ये इसमें कंटेन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये सिंबल लगा देंगे। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल तो एकदम अलग ही अलग चीज हो गए, तो जाहिर सी बात है इसमें भी क्या आएगा? डज नॉट कंटेन का। ठीक। एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो जब आप एक प्लेन में, जो दूसरा वाला सेट है उसको ध्यान दो, जब आप एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाओगे, मतलब सारे ट्राइंगल एक तरीके से वर्चुअली सोचो हम लोग ने बना लिए हैं, तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, स्केलेन ट्राइंगल सब आ जाएंगे। और ये क्या बोल रहा है कि एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे? ये तो हर वैरायटी के ट्राइंगल रखेगा दूसरा वाला सेट जो येलो से हाईलाइटेड है ना। तो उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आएंगे, तो यहाँ पर किसका सिंबल लग जाएगा? कंटेंट इनका। फिर है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे इवन नेचुरल नंबर में? 2 4 6 एंड सो ऑन। एक्स इज एन इंटीजर, तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें तो बहुत कुछ आएगा, सारे इंटीजर्स आएंगे, मतलब -2, -1, पीछे वाले भी आएंगे, -3 -4, है ना। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्या पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 4 6 यहाँ पर भी है और इसके पास भी सारे इंटीजर है। भाई कोई भी इवन नेचुरल नंबर है होगा तो इंटीजर ही ना। तो यानी कि ये इसमें कंटेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। तो हमें देखना है कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला है कि ए बी इज डज नॉट कंटेन इन बी सी ए। तो क्या देखो, पहले वाले सेट में ए और बी है, और दूसरे वाले सेट में भी ए और बी तो प्रेजेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इस पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तो कंटेंट इनका सिंबल आना चाहिए था, क्योंकि ए कॉमा बी इसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पर डज नॉट कंटेन का सिंबल लगा है, तो जो गलत है। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ना। आई होप आपको बात क्लियर होगी, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो नॉट कंटेन इनका सिंबल नहीं आएगा। ठीक है। फिर सेकंड में है ए कॉमा ई है कंटेन्ड इन एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब ये बाद वाला सेट लिखेंगे तो इस सेट में क्या क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ और यू, है ना। सारे वॉवेल्स का कलेक्शन है। तो ए कॉमा ई इसके पास भी है, और ए कॉमा ई यहाँ भी प्रेजेंट है। यानी कि पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट है, यानी फर्स्ट सेट इज कंटेन्ड इन सेकंड सेट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, स्टेटमेंट ये बोल भी रहा है। ठीक है। 1 2 3 इज कंटेन्ड इन 1 3 5। तो देखो यहाँ पर इसके पास 2 है, लेकिन क्या इसके पास कहीं 2 है? नहीं है। तो यानी कि पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट में नहीं है।
तो यहाँ पर कंटेन इनका सिंबल नहीं होना चाहिए था, डज नॉट कंटेन का सिंबल होना चाहिए, लेकिन कंटेन इनका लगा है तो ट्रू फॉल्स के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन के ये पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो, क्या इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो इसमें एक ही एलिमेंट है ए, और जो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान देना, यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट ए बिलोंग्स टू दिस, तो क्या आपको इस सेट के अंदर, क्या आपको इस सेट के अंदर कहीं पर ये चीज दिख रही है, ये जो चीज है क्या इस सेट के अंदर कहीं दिख रही है ना, बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस सभी को क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तब ये स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि इस सेट के अंदर ये एक एलिमेंट हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो क्या इस सेट के अंदर आपको कोई ऐसी चीज दिख रही है इस टाइप की जो बाहर लिखी हुई है, नहीं दिख रही है, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर यही ऊपर वाला स्टेटमेंट क्यों ट्रू हो गया था, क्योंकि सबसेट तो है इसका। ठीक, फिर सिक्स्थ वाला है कि x such that x is an even natural number less than 6, तो इस सेट में हम लोग से पूछा जाए कि क्या क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये आ जाएगा 2,4,6। ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 4 नहीं, 2 4 आएगा, केवल 6 भी नहीं आएगा, 2,4 आएगा। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन और इक्वल टू 6 होता तो 6 भी आ जाता। फिर अगला है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो 36 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, मतलब ऐसे नंबर जिनसे 36 डिविजिबल होता हो। ठीक, 3 होगा, है ना, 36 इज डिविजिबल बाई 3, 4 होगा, फिर 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 6 के बाद किसकी बारी आएगी, 9 होगा, 12 होगा, हालांकि अपना काम हो चुका है क्योंकि 2 4 आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सारे लिख लेते हैं, 18 होगा और 36 होगा। तो दूसरा वाला सेट ये हो जाएगा वो नेचुरल नंबर्स जिनसे 36 डिविजिबल है। तो क्या पहले वाले सेट के हर एलिमेंट आपको दूसरे सेट में भी दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं, देखो 2,4 यहाँ भी है और 2,4 यहाँ भी है, तो ये बोल रहा है कि पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमें काफी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। इसमें ये ए सेट दिया हुआ और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखो एक बात क्लियरली समझ लो कि जैसे वन, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 1,2,3 लिखा हुआ है कहीं पर, तो जब एलिमेंट की बात आती है तो करली ब्रैकेट के अंदर जाके जो चीजें दिखती हैं वो एलिमेंट होती है। जैसे वन एलिमेंट है इस सेट को अगर ए बोल दें, तो वन एलिमेंट है ए का, ठीक है, टू एलिमेंट है ए का, और थ्री एलिमेंट है ए का। ठीक, तो ये तो एलिमेंट की बात होगी, मतलब जब ये वाला सिंबल लगाते हैं बिलोंग्स टू वाला, है ना, या फिर एलिमेंट वाला, वन इज एलिमेंट ऑफ ए या वन बिलोंग्स टू ए। लेकिन जब सबसेट की बात आती है, तो सबसेट में हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को उठाते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं, तब सबसेट आता है। मतलब करली ब्रैकेट, ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है इसके अंदर जाओ, इसके अंदर एक चीज उठाओ, दो चीज उठाओ या तीन चीज उठाओ, और फिर उसको करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो, तो सबसेट आता है। तो मतलब कि जैसे इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग घुसे तो हम लोग को वन मिला, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस वन को अलग से करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दे तो इस सेट का एक सबसेट आ जाएगा, है ना, और फिर ये वाला सिंबल लगा देंगे। ठीक, उसके बाद फिर से इस सेट के अंदर घुसे तो टू को उठा सकते हैं, है ना, तो है ना, हम ये भी कर सकते हैं कि एक बार में दो लोगों को उठा लें, वन और टू को उठाया, करली ब्रैकेट में एनक्लोज किया, तो करली ब्रैकेट में एनक्लोज करके क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा ए का। ठीक, अब एक एक करके सारे पार्ट करते हैं। तो हमें बताना है कि पहला इनकरेक्ट है कि करेक्ट है। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में बोल रहा है कि 3,4 करली ब्रैकेट इज कंटेन्ड इन ए। ठीक है, तो अब जब तुम इस सेट के अंदर जाओगे तो ये 3,4 पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है। तो जब सबसेट की बात करोगे तो ये चीज आएगी, है ना, ये स्टेटमेंट अगर होता तो सही होता, क्योंकि हम लोग ने क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को उठा रहे हो, उसको करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर रहे हैं, तो ये लिखा होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, ये सही चीज है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, इनकरेक्ट की कैटेगरी में आ गया। यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल लगा होता तो सही हो जाता, क्योंकि इस सेट के अंदर घुसने पर हमें ये चीज दिख रही है। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया, है ना, मतलब कि इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक है, दिस इज
करेक्ट, इन्होंने पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो जो इनकरेक्ट है हम लोग उस पर टिक लगा देंगे ना, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आई ना कि जब इस सेट के अंदर घुसे तो 3, 4 अपने को दिख रहा है, तो जैसे इस सेट के अंदर घुसे थे तो हमें 2 दिख रहा था, तो हमने 2 बिलोंग्स टू ए लगा दिया था। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि करेक्ट क्या होना था पहले में, कि 3, 4 को एक कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते तब वो स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ये तो करेक्ट हो गया। ठीक, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो क्या इस सेट के अंदर तुम्हें एक 1 दिख रहा है? तो ये दिख रहा है, तो क्या 1 इस सेट का एलिमेंट है? तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 1 कंटेन्ड इन ए, नहीं, अगर सही स्टेटमेंट लिखना होता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इस सेट के अंदर घुसे 1 दिखा, इसको कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज किया और फिर ये सिंबल लगाते तो सही होता। अभी तो इन्होंने बिना कर्ली ब्रैकेट के लिख दिया, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो 1, देखो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 5 है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने क्या किया था कि 1 और 2 को उठा के कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया था, तो वैसे यहाँ पर 1, 2 और 5 को उठा के कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया गया है, तो क्या आ जाता है? सबसेट आ जाता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये सही है, 1, 2, 5 सबसेट होगा, तो करेक्ट हो गया। नल सेट इज सबसेट ऑफ ए, तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, इसको गलत में नहीं बोलेंगे। फिर ये बिलोंग्स टू ए, तो ये चीज क्या लिखी हुई है कि एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा हो, तो ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। तो क्या इस सेट के अंदर कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसको कर्ली ब्रैकेट, ये जो सेट दिख रहा है ए, इस सेट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसको कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करके ये ऐसे 5 आ जाए? तो मुझे नहीं लगता दिख रहा है। ऐसा स्टेटमेंट तब सही होता जब ये ए सेट में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होता, जैसे 1, 2 और 5 इस टाइप से एक एलिमेंट होता, 5 एलिमेंट की तरह ट्रीट होता, तो इस 5 को उठाते, कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते, तो क्या आ जाता? सबसेट आ जाता। ठीक, और ऐसे बिना कर्ली ब्रैकेट के देखते तो ये ऐसे आ जाता। तो क्या अभी इस सेट के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो, उसके बाद ये सारे पार्ट हो गए, तो मेरे ख्याल से ये आपको इस पार्ट की सारी चीजें क्लियर होंगी। इसमें आपको ये लॉजिक समझ आना चाहिए कि बिलोंग्स टू का सिंबल कैसे यूज किया जाता है और कंटेन इन का सिंबल कैसे यूज किया जाता है। वैसे ये सब आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैंने काफी चीजें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन सेट का सबसेट्स लिखना है, तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो किसी भी सेट का सबसेट लिखना है तो सबसे पहले तो नल सेट एक लिख दो, और फिर इसका दूसरा सबसेट कैसे आ जाएगा? एक ही एलिमेंट है तो उसको उठाया और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये आ गया सबसेट। ठीक है, सेकंड में अभी हम लोग थर्ड में सीख के आए भी सबसेट कैसे लिखना है। तो पहला तो नल सेट लिख दें, दूसरा फिर एक एलिमेंट उठाया और उसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, फिर दूसरा ब्रैकेट उठाया, फिर दूसरा एलिमेंट उठाया, एक एलिमेंट उठाया उसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, दूसरा एलिमेंट उठाया उसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, और दोनों एलिमेंट्स उठाए ए कॉमा बी और उसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में पहला वही नल सेट, ठीक है, फिर 1, 2, 3 है, तो एक बार एक एक को उठाते हैं, 1 फिर 2 और फिर 3, है ना, तो ये एक एक एलिमेंट उठा लिए। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक बार में दो एलिमेंट उठाएं और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दे, तो 1, 2, ठीक है, 2, 3, 2, 3 लिखो, 3, 2 लिखो, फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही और क्या उठा सकते हैं दो में? 1, 3, ठीक है, और फिर लास्ट में तीनों के तीनों यानी कि सेट इटसेल्फ 1, 2, 3, और फिर फोर्थ, फोर्थ में नल सेट है, एम्प्टी सेट है, तो इसका तो एक ही सबसेट आएगा, क्या? एम्प्टी सेट। ठीक है ना, हर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है ना, तो इसमें केवल एक ही आएगा, नल सेट। ठीक है, तो ये पार्ट आपको क्लियर होंगे, फोर्थ के चारों पार्ट, आई होप। ठीक, और किसी भी सेट जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू द पावर n, है ना, ये भी क्लियर होगा। और जैसे मान लो कि थर्ड पार्ट है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग को सबसेट लिखने को ना बोल के पावर सेट बोलने को लिख दिया जाए, तो बस सारे सबसेट लिखेंगे, उनको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे तो पावर सेट आ जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए,
इफ ए इज इक्वल्स टू नल सेट। तो देखो दो तरीके से समझ सकते हो कि ए नल सेट है, तो मैंने अभी भी बोला कि पावर सेट कैसे लिखते हैं, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स लिखो, तो इसका तो एक ही सबसेट होगा पाई, ठीक है। और फिर उसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, जितने भी सबसेट आ रहे हैं उनको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, तो क्या आ जाता है, पावर सेट आ जाता है। तो इस सेट के पावर सेट में, ए सेट के पावर सेट ये लिखा हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है ये फाई, यहाँ पर फाई एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, वन एलिमेंट, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, जीरो है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए टू टू द पावर जीरो, टू टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, जीरो, तो यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए होंगे वन। तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने किसी सेट के सबसेट होते हैं, तो इसके सबसेट एक है तो इसके पावर सेट में भी कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होगा, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल्स, तो ये कंटिन्यूअस सेट है, -4 से 6 के बीच में, और x एक रियल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट जैसे हम लोग को करना है, तो इसमें हम लोग कैसे बोलेंगे कि यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल जहां पर होता है, मतलब जहां पर इक्वालिटी नहीं लगी होती वहां पर राउंड ब्रैकेट आता है, और जहां पर इक्वालिटी भी लगी होती है वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आता है। तो पहले में -4 से 6 के बीच में जाना है, -4 पे इक्वालिटी नहीं लगी तो राउंड ब्रैकेट, और 6 पे इक्वालिटी लगी है तो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका मतलब है -4 से 6 के बीच का हर नंबर एक्सक्लूडिंग -4 एंड इंक्लूडिंग 6, ठीक है। सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं इसका यहीं पर ही। सेकंड पार्ट में देखो दोनों जगह इक्वालिटी नहीं लगी है, तो इसमें दोनों ही जगह राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, -12 से -10, ठीक है। थर्ड पार्ट, इसमें है 0 से 7, 0 पे इक्वालिटी लगी है, 7 पे नहीं लगी, तो 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट और 7 पे राउंड ब्रैकेट, ठीक है। फोर्थ, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि जब आप ये देखने आ रहे हो तो आप थ्योरी पढ़ चुके हो ना, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। चलो फिर 3 से 4 दोनों जगह क्लोज है, तो यहाँ पर क्लोज का मतलब इक्वालिटी, जब भी क्लोज बोलूं मतलब इक्वालिटी, जब भी ओपन बोलूं मतलब इक्वालिटी नहीं लगी है, तो यहाँ पर 3 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट और 4 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्स पार्ट। अब सेवेंथ पार्ट देखते हैं। सेवेंथ पार्ट में बोल रहा है कि हमें इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सिक्स्थ का रिवर्स काम करना है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, जैसे पहला वाला है, तो -3, 0 और दोनों जगह क्या है, राउंड ब्रैकेट है, मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह इक्वालिटी नहीं लगेगी, और -3 से 0 के बीच में x को रखना है, तो बस इसकी मदद से इसको देख के लिख लो, जैसे ये ऊपर वाले लिखे हुए हैं इनकी हेल्प लेके हम लोग लिख लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी। तो पहले में क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और x कहाँ से कहाँ है, -3 लेस देन x लेस देन 0, मतलब x -3 से 0 के बीच में है ना। सेम लॉजिक से अब सेकंड लिखते हैं, दोनों जगह इक्वालिटी नहीं लग गई, अब की देखो दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि दोनों जगह इक्वालिटी लगेगी, तो अब क्या जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और अब की कैसे लिखेंगे, 6 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। इनको कंटिन्यूअस सेट भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये जो सेट लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे कोई सेट लिखा है 1, 2 या a, b लिखा हुआ है, इनको डिस्क्रीट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें कंटिन्यूअस वैल्यू आती रहती है, कंटिन्यूअस सेट बोला जाता है इनको। यहाँ पर थर्ड में क्या है, 6 पर राउंड है और 12 पर स्क्वायर है, तो 6 पर इक्वालिटी नहीं लगेगी, 12 पर इक्वालिटी लगेगी, मतलब कैसे हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर, और 6 पे हमें ओपन रखना है, यानी कि इक्वालिटी नहीं लगानी है, 12 पर लगा देनी है, ठीक है। और ऐसे ही अब फोर्थ वाला कर लेते हैं जल्दी से, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो -23 पर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो वहां पर ये हो जाएगा, इक्वालिटी लग जाएगी, और 5 में इक्वालिटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसका ये हो गया, तो मेरे ख्याल से चारों पार्ट क्लियर होंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट विच आर इन कंसिडरेशन, है ना? तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो अगर सेट ऑफ ट्राइंगल्स है ना, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स है इनफैक्ट, तो उनके लिए आप क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे? तो एक तो हम ये प्रपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर तो क्या है, केवल सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो हम प्रपोज कर दें कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन दैट प्लेन, है ना, मतलब उसी प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं, वो जब सारे के सारे ट्राइंगल लिख लोगे तो उसमें राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, आइसोसेलेस या स्केलन या जो भी वैरायटी हो सकती है ट्राइंगल की पॉसिबल, वो सब उसी में आ जाएंगे। तो एक तरीका तो क्या बोलने का होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या लेना है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन सेम प्लेन, जिस प्लेन में ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल्स बने उसी प्लेन में सारे ट्राइंगल्स लेने, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन सेम प्लेन। और क्या बोला जा सकता है? आपको पता होगा कि पॉलीगन जो होता है उसमें ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, है ना, उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन सब कुछ आ जाते हैं। तो और दूसरा तरीका क्या लेने का हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, है ना, पॉलीगन्स तो और बड़ा यूनिवर्सल सेट ले लिया हम लोग ने ना, ट्राइंगल के अलावा क्वाड्रिलेटरल वगैरह कुछ भी ले लें, लेकिन जो भी लिखो, दोनों में से जो भी लिखो, ये सारे तो आ ही जाएंगे जो आपको ऑप्शन वन में दिख रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल तो इसमें भी सारे आ जाएंगे और जो अगला लिखने जा रहे हैं उसमें भी आ जाएंगे, तो सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स इन सेम प्लेन। और उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए क्या लोगे, तो मेरे ख्याल से सेम ही चीज होगी। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ले लें तब भी सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स ले लें तब भी सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, सेम एज फर्स्ट ना, जो एट्थ के फर्स्ट का आंसर है वही एट्थ के सेकंड का आंसर है। फिर उसके बाद नाइन्थ पार्ट देखते हैं। तो गिवन द सेट्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 4 6 बी में है और 0 2 4 6 8 सी में, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द फॉलोइंग थ्री सेट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं चलो। ये तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब 1 3 5 हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 0 भी चाहिए और 8 भी चाहिए। तो ये सब जिसके पास हो वो आ जाएगा। तो ये भी चला गया क्योंकि इसके पास 8 नहीं है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होना चाहिए जिसके पास इन तीनों के तो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने ही चाहिए। ये वाला भी चला गया, क्यों? क्योंकि इसके पास जीरो नहीं है, हमें जीरो रिक्वायर्ड है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देख लो थर्ड में जो सेट दिया हुआ है उसके पास ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है, उसके पास बी के भी सारे एलिमेंट हैं, 2 है, 4 है, 6 है, और उसके पास सी के भी सारे एलिमेंट हैं, 0 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 8 है। तो इसको यूनिवर्सल सेट लिया जा सकता है। तो ये हम लोग की एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर खत्म हो गई। आई होप आपको क्लियर होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।